सारा से तिलहार। अरे पहले मनायो सारा से तिला रे। एक पोटली रेत की एवं YPP के इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। मैं सबको सलाम, सतरंगी, जोहार, जिंदाबाद करते हुए आपको एक और यात्रा में ले जाता हूँ। सोहबत सितारों के संग। सोहबत सितारों के संग में हमारे सितारे हैं, हमारे आसपास पड़ी किताबें, हमारी लाइब्रेरी और उन लाइब्रेरी के भीतर रखी किताबें जो हमारे सितारों से कम नहीं हैं। तो मैं आज एक ऐसे ही सितारा किताब जिसका नाम है तोतो चान, जिसे लिखा है तेत्सुको कुरोयानामी, जो जापान की एक बालिका के अपने स्कूल के अनुभव हैं। तोतो चान का नाम, असली नाम तेत्सुको था। जब वह पैदा हुई उसके पहले माँ डैडी के सारे मित्रों ने कहा था कि ज़रूर बेटा ही होगा, यह उसका पहला शिशु था, इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया। सो तो नाम ढूंढा गया। वह लड़के का था तोरू। होने वाला शिशु जब लड़की निकली तो उन्हें कुछ निराशा हुई, क्योंकि माँ डैडी दोनों को तोरू का चीनी अक्षर बेहद पसंद था, जिसका अर्थ था बेधना, दूर तक ले जाना, आवाज़ की तरह स्पष्ट और गुंजायमान होना। इसलिए उन्होंने अक्षर के चीनी उच्चारण तेत्सु में को जोड़ा, जो अक्सर लड़कियों को नाम देते हुए काम में लाया जाता था, और उसका स्त्रीलिंग बना डाला। सब उसे तेत्सुको चान, चान सान का लोकप्रिय रूप है, जिसे किसी भी नाम के पीछे जोड़ दिया जाता है, कहते थे। पर उसे अपना नाम कभी तेत्सुको चान सुनाई न देता। जब कभी कोई उससे पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहती तोतो चान। वह तो यह भी सोचती थी कि चान उसके नाम का ही हिस्सा है। डैडी उसे कभी कभी तोत्स्की कहते, मानो वह लड़का हो। वे कहते, तोत्स्की इधर आओ और इस गुलाब पर लगे कीड़ों को हटाने में मेरी मदद करो। पर डैडी और रॉकी को छोड़ बाकी सब उसे तोतो चान कहने लगे। वह अपनी स्कूल की कापियों और किताबों पर तो अपना नाम तेत्सुको लिखने लगी, पर अपने आप को वो तोतो चान ही मानती थी। तोतो चान, जब माँ उसे हेडमास्टर के दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उसके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों पर बाहों में मजबूती लगती थी। उन्होंने काले रंग का एक घिसा पुराना सा 3-पीस सूट पहन रखा था। जल्दी से झुककर तोतो चान ने नमस्ते की और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? महा अकुलाई, पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। तो चान की खुशी का ठिकाना न रहा। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। हेडमास्टर जी ने तो चान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की ओर मुड़ के वे बोले, आप घर जा सकती हैं, मैं तो चान से बात करना चाहता हूँ। तो चान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोच कर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा, और दफ्तर से निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतो चान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, जब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वो बताऊं। तोतो चान ने सोचा कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा।
वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफ़ी गड़बड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस ट्रेन पर चढ़कर वह आए थे वह कितनी तेज चली थी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न लें, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है, अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तो चांद की जीभ न कट जाए, पर वह फिर भी वैसा करती थी। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं, और तो और वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। हेडमास्टर जी कभी हंसते कभी सिर हिलाते और कहते अच्छा फिर। तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती गई। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था, पर वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर ने पूछा। ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं बता सकती? उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ ही नहीं आता कि वे ऐसे कैसे फटे होंगे। उसकी सुंदर सफ़ेद सूती चड्डियाँ भी कभी कभी तार तार हो जाती थी। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी अच्छी फ्राकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्राक पहननी पड़ी। फ्राक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है, इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फूल फुहड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है। तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया, लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तो चांद को कुछ और न सोचा। उसे इस स्कूल के बारे में स्कूल मुझे अच्छा लगा। क्षण भर बाद ही तो चांद खुशी से चिल्लाई और रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर भागी। भागते भागते मुड़कर ही माँ से कहा, आओ जल्दी करो, बिना हिले डुले खड़ी इस गाड़ी में हम झट से चढ़ जाते हैं। माँ चौंकी और उसके पीछे दौड़ी। माँ भी कभी बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी थी, इसलिए वह तो चांद से भी तेज भागी। ठीक डिब्बे के दरवाजे के बाहर उसने तो चांद की फ्राक का सिरा पकड़ लिया। तुम अभी अंदर नहीं जा सकती, माँ ने उसे रोकते हुए कहा। ये कक्षाएं हैं और तुम तो अभी स्कूल में दाखिल तक नहीं हुई हो। अगर सचमुच इस ट्रेन में चढ़ना चाहती हो तो तुम्हें हेडमास्टर जी के सामने कायदे से पेश आना होगा। अब हम उनसे मिलने जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी, समझी? तो चांद को तुरंत ट्रेन में न चढ़ पाने का दुख तो हुआ, पर उसे लगा कि जैसे माँ कहती है वैसा करना ही शायद अच्छा हो। ठीक है, उसने कहा। साथ ही जोड़ा, यह स्कूल मुझे बहुत अच्छा लगा है। माँ ने कहा, तो चाह कि प्रश्न यह नहीं है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता है या नहीं, बल्कि यह है कि हेडमास्टर जी को तुम अच्छी लगती हो या नहीं। पर उसने कुछ कहा नहीं। तो चांद की फ्राक की पकड़ ढीली छोड़ माँ ने उसका हाथ थामा। वे हेडमास्टर जी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे। रेलगाड़ी के सभी डिब्बों में शांति थी। एक भी पहली कक्षा शुरू हो चुकी थी। स्कूल के चारों ओर दीवार की तरह पेड़ थे, साथ ही पौधों की क्यारियां थी जो लाल पीले फूलों से अटी हुई थी। हेडमास्टर जी का दफ्तर रेलगाड़ी के डिब्बे में नहीं था, वह दाहिने हाथ की ओर एक मंजिले भवन में था। वहां पहुंचने के लिए 7 अर्धगोलाकार पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी होती थी। तो चांद माँ से अपना हाथ छुड़ा भाग कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी, इतनी अचानक कि माँ उससे टकराते टकराते बची। क्या हुआ?
माँ ने पूछा, मन में भय था कि कहीं तो चांद ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर चढ़ी तो चांद गंभीरता से फुसफुसाई, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उससे मजाक करना भी अच्छा आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तो चांद के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, क्यों? तो चांद ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर हैं, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर भी। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपनी डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं और उनके पास ढेरों वायलिन हैं, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता? नहीं। हाँ, दुकान तो नहीं, पर अपना घर बन जाता है। तो चांद ने माँ का हाथ थामते हुए सहमत जताई। काश इस तरह के स्कूल जहाँ बच्चों को अपनी कल्पना शक्ति की उड़ान भरने का मौका मिले। मैं YPP एवं एक पोटली रेत के इस YouTube चैनल में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। इन अपने आसपास बिखरे सितारों में से सीख लेने की कोशिश कीजिए। यह किताब मेरे आदर्श किताबों में से एक है, तो चांद। से